नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जनवरी 2024 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम जनवरी 2024 के लिए पार्ट नंबर 10 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत मतलब कि फॉल्स है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। हमें यहां पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें बताना है इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से संबंधित है। स्प्रेडशीट क्या होती है? स्प्रेडशीट एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की सुविधा प्रदान करता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की सुविधा प्रदान करता है उसे कहा जाता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। जैसे कि MS एक्सेल भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की सुविधा प्रदान करता है। एक्सेल में जो फाइल बनती है उसे कहा जाता है वर्कबुक, और एक्सेल में जो पेज होता है उसे कहा जाता है वर्कशीट। एक्सेल की फाइल को कहा जाता है वर्कबुक, एक्सेल के पेज को कहा जाता है वर्कशीट। एक वर्कशीट में मल्टीपल रो होती हैं, मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम भी होते हैं। एक वर्कशीट रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। रो को नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 2 3 से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि कॉलम को अल्फाबेट से मतलब ABCD से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब एक रो और कॉलम मिलता है तो एक सेल क्रिएट होता है। जब एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है, रो और कॉलम मिलता है, तो सेल क्रिएट होता है। सेल का अपना एक एड्रेस भी होता है। प्रत्येक सेल को उसके एड्रेस से पहचाना जाता है। जैसे इस सेल का एड्रेस क्या होगा? सेल के एड्रेस में पहले कॉलम का नाम आता है। कॉलम कौन सा हो गया? B कॉलम। और रो कौन सी हो गई? 2। तो इस सेल का एड्रेस बन जाएगा B2। प्रत्येक सेल को उसके यूनिक एड्रेस से पहचाना जाता है। सेल एड्रेस में पहले कॉलम का नाम आता है, फिर रो का नंबर आता है। हमसे यहां पर पूछा गया है, सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर A क्या है? सेल रेफरेंस मतलब सेल संदर्भ सेल के स्थान मतलब लोकेशन की पहचान करता है। ऑप्शन नंबर A में दिया गया है, सेल का जो रेफरेंस सेल का जो एड्रेस होता है वह सेल के स्थान मतलब लोकेशन की पहचान करता है। यह ऑप्शन तो सही है। सेल को हम उसके एड्रेस से उसके रेफरेंस से पहचान सकते हैं, यह सही है। ऑप्शन नंबर B क्या है? सक्रिय मतलब एक्टिव सेल एड्रेस सूत्र बॉक्स मतलब फॉर्मूला बॉक्स में प्रदर्शित होता है। यह ऑप्शन गलत है, यही हमारा आंसर होगा। यहां पर दिया क्या गया है? सक्रिय सेल मतलब एक्टिव सेल का जो एड्रेस है वह फॉर्मूला बॉक्स में प्रदर्शित होता है। यह ऑप्शन गलत है। जो एक्टिव सेल होता है उसका एड्रेस नेम बॉक्स में शो होता है। नेम बॉक्स में एक्सेल की वर्कशीट में जो भी सेल अभी सिलेक्ट होता है, जो भी करंट सेल होता है, उसे कहा जाता है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में शो होता है, ना कि फॉर्मूला बॉक्स में। यही स्टेटमेंट गलत है। हम बाकी दोनों ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। सेल संदर्भ मतलब सेल का रेफरेंस सेल का एड्रेस में कॉलम अक्षर और पंक्ति मतलब की रो संख्या होती है। एक्सेल में जब सेल का एड्रेस बनता है तो उसमें कॉलम में अक्षर का यूज किया जाता है, ABCD का, सही है, और पंक्ति मतलब रो में नंबर का यूज किया जाता है। यह हमारा स्टेटमेंट भी सही है। अब लास्ट स्टेटमेंट क्या बचा हमारा? एक से अधिक सेल के चयन को
सेल रेंज के रूप में जाना जाता है। एक से अधिक सेल के चयन को सेल रेंज के रूप में जाना जाता है। यह भी सही है, जब हम मल्टीपल सेल को सिलेक्ट करते हैं तो उसे सेल रेंज कहा जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्टिव सेल का एड्रेस, या हम कह सकते हैं सक्रिय सेल का एड्रेस फॉर्मूला बॉक्स में शो नहीं होता है, वह शो होता है नेम बॉक्स में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। यह हमारा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेल में जो पेज होता है उसे कहा जाता है वर्कशीट, और एक पेज पर, एक वर्कशीट पर मल्टीपल कॉलम होते हैं और मल्टीपल रो भी होती हैं। कॉलम को अल्फाबेट से मतलब ABCD से दर्शाया जाता है और रो को नंबर से मतलब 1 2 3 से दर्शाया जाता है। जब एक रो और कॉलम मिलता है तो एक सेल क्रिएट होता है। सेल, जिस सेल पर हमारा कर्सर होता है उस सेल को कहा जाता है एक्टिव सेल, और एक्टिव सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में शो होता है। नेम बॉक्स में जो भी सेल अभी सिलेक्ट होता है उसका एड्रेस नेम बॉक्स में शो किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट के सेल में मान के दिखावट मतलब प्रकटन में परिवर्तन को ब्लैंक के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह क्वेश्चन भी स्प्रेडशीट से संबंधित है, मतलब एक्सेल से संबंधित है। स्प्रेडशीट के सेल में मान के दिखावट, सेल अभी हमने समझा था, रो और कॉलम से मिलकर क्या बनता? सेल। सेल का मान मतलब सेल के अंदर भरी गई वैल्यू के दिखावट मतलब रिप्रेजेंटेशन में परिवर्तन को ब्लैंक के रूप में संदर्भित किया जाता है। यहां पर यह क्वेश्चन भी एक्सेल से पूछा गया है कि जब हम सेल में कोई वैल्यू भरते हैं, कोई मान भरते हैं, तो उसका जो दिखावट होता है, उसका जो अपीयरेंस होता है, उसमें परिवर्तन के लिए किसके रूप में संदर्भित किया जाता है? सेल के अंदर जो डेटा भरा जाता है उस डेटा का दिखावट, प्रकटन हम फॉर्मेटिंग के द्वारा बदल सकते हैं। फॉर्मेटिंग के द्वारा मतलब सेल के अंदर भरा गया डेटा कैसा दिखेगा वह हम फॉर्मेटिंग से सेट कर सकते हैं। उसकी साइज सेट कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल सेट कर सकते हैं, कलर सेट कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्प्रेडशीट के सेल में मान के दिखावट मतलब कि प्रकटन में परिवर्तन को फॉर्मेट के रूप में संदर्भित किया जाता है। सेल में जो डेटा भरा होता है उस डेटा को यदि हम अट्रैक्टिव शो करना चाहते हैं तो हम सेल की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। एक्सेल में फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए Ctrl+1 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। सेल फॉर्मेटिंग की जो विंडो होती है वह हम Ctrl+1 से ओपन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मेट। इसे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यदि हम एक्सेल में सेल में कोई भी डेटा फिल करते हैं, जैसे हमने यहां पर लिखा डेटा, अब यदि हमें इसका दिखावट, इसका अपीयरेंस चेंज करना है तो हम इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इसकी साइज चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, मतलब इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यही काम हम फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स से भी कर सकते हैं, जिसको हम Ctrl+1 से ओपन कर सकते हैं। एक्सेल में फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स Ctrl+1 शॉर्टकट की से ओपन हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मेट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन फॉल्स है, मतलब गलत है। इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, यह हमें यहां पर बताना है। इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन है। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क या इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क या इंटरनेशनल नेटवर्क इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है। इंटरनेट एक वैन नेटवर्क होता है। वैन नेटवर्क मतलब वाइड एरिया नेटवर्क होता है जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी कहा जाता है। इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी कहा जाता है। हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट इंटरनेट के संदर्भ में गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? एक क्लाइंट कंप्यूटर वह जगह है जहां वेबसाइटें संग्रहित की जाती हैं।
एक क्लाइंट कंप्यूटर वह जगह है जहां वेबसाइटें संग्रहित की जाती हैं। यही स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। हमें क्या दिया गया है, एक क्लाइंट कंप्यूटर वह जगह है जहां वेबसाइटें संग्रहित की जाती हैं। क्लाइंट कंप्यूटर तो वह कंप्यूटर होता है जहां से वेबसाइट को एक्सेस किया जाता है, वेबसाइट को ओपन किया जाता है, जबकि वेबसाइट स्टोर होती हैं वेब सर्वर पर। जो भी वेबसाइटें बनती हैं उनको वेब सर्वर पर स्टोर किया जाता है और क्लाइंट कंप्यूटर से उनको ओपन किया जाता है, एक्सेस किया जाता है। मतलब क्लाइंट कंप्यूटर पर वेबसाइट संग्रहित नहीं होती हैं, वेबसाइट संग्रहित होती हैं वेब सर्वर पर। यही स्टेटमेंट गलत है। हम बाकी स्टेटमेंट को भी चेक करते हैं। इंटरनेट पर संचार और जानकारी साझा करने के लिए ईमेल का उपयोग किया जाता है। यह स्टेटमेंट तो सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सोशल मीडिया लोगों को विभिन्न तरीकों से जुड़ने और ऑनलाइन समुदाय बनाने की अनुमति देता है। यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब को संक्षेप में वेब भी कहा जाता है। यह भी सही है। ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट ए हमारा गलत है। क्लाइंट कंप्यूटर वह जगह है जहां वेबसाइटें स्टोर की जाती हैं, ऐसा नहीं है। क्लाइंट कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो कि सर्वर से कनेक्ट होता है और वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट करता है, जबकि वेबसाइट स्टोर कहां होती है, सर्वर पर। और ऐसा कंप्यूटर जो वेबसाइट को स्टोर करता है, वेबसाइट को होस्ट करता है, उसे कहा जाता है वेब सर्वर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड के मेल मर्ज विकल्प के भीतर एक एनवेलप साइज नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड के मेल मर्ज विकल्प के भीतर एक एनवेलप साइज नहीं है। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड का जो मेल मर्ज फीचर होता है उसके अंदर जब हम एनवेलप क्रिएट करते हैं, मतलब लिफाफा क्रिएट करते हैं, तो वहां पर कौन सी लिफाफे की साइज नहीं होती है। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है जो कि मेल मर्ज टॉपिक से संबंधित है। मेल मर्ज एमएस वर्ड का एक बहुत ही पावरफुल फीचर है जो कि सिंगल डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपी बनाने की सुविधा प्रदान करता है। यदि हमें एक सिंगल डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपी क्रिएट करना है तो हम मेल मर्ज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। मेल मर्ज ऑप्शन के द्वारा एक ही प्रकार की इंफॉर्मेशन को एक साथ कई यूजर्स के साथ शेयर किया जा सकता है। मेल मर्ज ऑप्शन एक सिमिलर इंफॉर्मेशन को एक साथ मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर करने की सुविधा प्रदान करता है। मेल मर्ज ऑप्शन एमएस वर्ड के मेलिंग स्टेप में प्राप्त होता है। मेल मर्ज के द्वारा हम लेटर बना सकते हैं, लेबल बना सकते हैं, एनवेलप बना सकते हैं। हमसे पूछा गया है जब आप मेल मर्ज के द्वारा एनवेलप क्रिएट करते हैं तो वहां पर कौन सी एनवेलप साइज नहीं होती है। एनवेलप बनाते समय हमें एनवेलप मतलब लिफाफे की साइज सेट करनी होती है जो कि होती हैं C4, C5, C6, लेकिन C7 नंबर की या C7 नाम की कोई एनवेलप साइज नहीं होती है। आपको याद रखना है जो एनवेलप की साइज होती हैं वह 3 से लेकर 6 तक होती हैं। आप ऐसे याद रख लीजिए, जो एनवेलप की साइज है वह 3 से 6 तक होती है लेकिन 7 नहीं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, C7। इसे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं एमएस वर्ड में। चलते हैं एमएस वर्ड पर। एमएस वर्ड के मेलिंग स्टेप में मेल मर्ज ऑप्शन से संबंधित सभी प्रकार के विकल्प होते हैं। मेलिंग स्टेप के द्वारा हम मेल मर्ज का यूज करते हैं और मेल मर्ज के द्वारा लेटर, लेबल, एनवेलप क्रिएट कर सकते हैं। हमसे पूछा गया था जब हम मेल मर्ज के द्वारा एनवेलप क्रिएट करते हैं तो वहां पर कौन सी एनवेलप साइज नहीं होती है। हमने एनवेलप पर क्लिक किया तो हमारे सामने एनवेलप एंड लेबल का एक डायलॉग बॉक्स भी ओपन होता है, एनवेलप एंड लेबल। इसमें जब हम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर एनवेलप की मल्टीपल साइज होती हैं। कई प्रकार की साइज होती हैं जिनमें आप देख सकते हैं यहां पर C3 है, C4 है, C5 है, C6 है, लेकिन C7 नंबर की यहां पर कोई एनवेलप साइज नहीं होती है। B4, B5, B6 है, C3, C4, C5, C6 है, लेकिन C7 नाम की कोई एनवेलप साइज नहीं होती है। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पता सूची मतलब एड्रेस लिस्ट का चयन एमएस वर्ड में मेल मर्ज की
चरण दर चरण प्रक्रिया के किस चरण में किया जाता है। यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है जो कि मेल मर्ज टॉपिक से ही संबंधित है। पता सूची मतलब एड्रेस लिस्ट का चयन एमएस वर्ड में मेल मर्ज की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के किस स्टेप में किया जाता है। अभी हमने समझा कि मेल मर्ज एक ऐसा ऑप्शन है जो कि सिंगल डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपी क्रिएट करने की सुविधा देता है, जिससे हम एक ही प्रकार की जानकारी को एक साथ कई लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। जो मेल मर्ज है यह मेलिंग स्टेप में प्राप्त होता है। मेल मर्ज के द्वारा हम लेटर बना सकते हैं, लेबल बना सकते हैं, एनवलप बना सकते हैं। मेल मर्ज को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से भी यूज किया जा सकता है, जिसे कहा जाता है मेल मर्ज विजार्ड। मेल मर्ज को जब हम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से यूज करते हैं तो उसे कहा जाता है मेल मर्ज विजार्ड। इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को क्या कहा जाता है? विजार्ड। हमसे पूछा गया है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के किस स्टेप में एड्रेस लिस्ट को सिलेक्ट करना होता है। वह होता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमें एड्रेस लिस्ट को सिलेक्ट करना होता है, जबकि मेल मर्ज विजार्ड में टोटल 6 स्टेप होते हैं। जो मेल मर्ज विजार्ड है, मेल मर्ज की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, उसमें टोटल 6 स्टेप होते हैं और तीसरे नंबर के स्टेप में हमें एड्रेस लिस्ट को सिलेक्ट करना होता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेप 3। इसे हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं एमएस वर्ड पर। जब हम मेलिंग स्टेप को सिलेक्ट करते हैं और स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक करते हैं तो यहां पर लास्ट एक ऑप्शन होता है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को कहा जाता है विजार्ड। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो मेल मर्ज विजार्ड स्टार्ट हो जाता है, जिसमें टोटल 6 स्टेप होते हैं, 6। और यहां पर पहले स्टेप में हमसे पूछा जाता है हमें किस प्रकार का डॉक्यूमेंट बनाना है। डॉक्यूमेंट का टाइप पूछा जाता है पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में पूछा जाता है हमें एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाना या करंट डॉक्यूमेंट पर ही मेल मर्ज का यूज करना है। और तीसरे स्टेप में पूछा जाता है एड्रेस लिस्ट को आप सिलेक्ट करेंगे या एड्रेस लिस्ट को आप टाइप करेंगे। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो स्टेप 3 में एड्रेस लिस्ट को सिलेक्ट किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। हमें 4 सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर नहीं है। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि टेक्स्ट को टाइप करने की, टेक्स्ट को एडिट करने की, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने की, प्रिंट करने की सुविधा प्रदान करते हैं, वह कहलाते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जिन्हें वर्ड प्रोसेसर भी कहा जाता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो टेक्स्ट को टाइप करने की, एडिट करने की, सेव करने की, रिट्रीव करने की, प्रिंट करने की, फॉर्मेट करने की सुविधा देता है, वह कहलाता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। जैसे कि एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। गूगल डॉक्स भी एक वर्ड प्रोसेसर है और ओपन ऑफिस राइटर भी एक वर्ड प्रोसेसर है, लेकिन ओपन ऑफिस इंप्रेस वर्ड प्रोसेसर नहीं है। ओपन ऑफिस इंप्रेस तो एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड, गूगल डॉक्स, ओपन ऑफिस राइटर, यह तीनों ही वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन ओपन ऑफिस इंप्रेस एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओपन ऑफिस इंप्रेस वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फाइल पुल डाउन मेनू का विकल्प एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल पुल डाउन मेन्यू का विकल्प एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड में जो फाइल मेनू पर मेनू ओपन होता है, जब हम फाइल मेनू पर क्लिक करते हैं तो एक पुल डाउन मेन्यू ओपन होता है। उसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है जिससे हम फाइल को बंद कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को बंद कर सकते हैं? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट में जब हम फाइल मेनू पर क्लिक करते हैं तो एक पुल डाउन मेन्यू ओपन होता है, जिसमें क्लोज नाम का एक ऑप्शन होता है। क्लोज ऑप्शन के द्वारा फाइल को क्लोज कर दिया जाता है। एमएस वर्ड,
MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट में फाइल मेनू के अंदर क्लोज नाम का ऑप्शन होता है जिससे हम फाइल को क्लोज कर सकते हैं। इसकी दो शॉर्टकट की भी होती हैं, एक होती है Ctrl+W, एक होती है Ctrl+F4। Ctrl+W या Ctrl+F4 से हम फाइल को क्लोज कर सकते हैं। क्लोज नाम का ऑप्शन होता है फाइल मेनू में, इसे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। MS वर्ड में फाइल मेनू के अंदर क्लोज नाम का ऑप्शन होता है जिससे हम फाइल को क्लोज कर सकते हैं। इसे हम Ctrl+W या Ctrl+F4 से भी यूज कर सकते हैं। यह ऑप्शन MS एक्सेल में भी उपलब्ध होता है क्लोज, और यह ऑप्शन पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में भी उपलब्ध होता है। मतलब यह क्वेश्चन आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों जगह पर पूछा जा सकता है और तीनों जगह पर यह सेम नाम से होता है। शॉर्टकट की भी दो होती हैं, Ctrl+W या Ctrl+F4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोज। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में निम्नलिखित में से किसका निरूपण करने के लिए वर्णमाला मतलब अल्फाबेट के अक्षरों का उपयोग किया जाता है। एक और क्वेश्चन स्प्रेडशीट से पूछा गया है और इस क्वेश्चन का आंसर हमने आज की वीडियो में ही डिस्कस किया है। स्प्रेडशीट में निम्नलिखित में से किसका निरूपण मतलब रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वर्णमाला मतलब अल्फाबेट के अक्षरों का उपयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मतलब जो कि डेटा को रो और कॉलम में जमाता है, जैसे कि एक्सेल। हमने समझा था एक्सेल की फाइल को वर्कशीट कहा जाता है जिसमें मल्टीपल रो होती हैं और मल्टीपल कॉलम होते हैं। रो को नंबर से मतलब 1 2 3 से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि कॉलम को ABCD से मतलब अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। स्प्रेडशीट में निम्नलिखित में से किसका निरूपण करने के लिए अल्फाबेट के अक्षरों का उपयोग किया जाता है? वह होते हैं कॉलम। कॉलम को अल्फाबेट से मतलब ABCD से दर्शाया जाता है, जबकि रो को नंबर से मतलब 1 2 3 से दर्शाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉलम्स। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FTP सर्वर से FTP क्लाइंट में फाइल स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को ब्लैंक कहा जाता है। FTP सर्वर से FTP क्लाइंट में फाइल ट्रांसफर करने की प्रोसेस को ब्लैंक कहा जाता है। यह क्वेश्चन इंटरनेट से संबंधित है और यहां पर आपको एक साथ 3-4 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया? FTP सर्वर से FTP क्लाइंट में फाइल को ट्रांसफर करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? FTP क्या है? FTP एक प्रोटोकॉल है। FTP एक प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP प्रोटोकॉल का उपयोग नेटवर्क में या इंटरनेट पर किसी फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन तैयार और करने हैं। जब हम क्लाइंट कंप्यूटर से फाइल को सर्वर कंप्यूटर पर भेजते हैं तो उसे कहा जाता है अपलोडिंग। अपलोडिंग का मतलब क्या है? क्लाइंट कंप्यूटर की फाइल को सर्वर कंप्यूटर पर ट्रांसफर करना, जबकि सर्वर कंप्यूटर की फाइल को क्लाइंट कंप्यूटर पर लाना कहलाता है डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग मतलब सर्वर की फाइल को क्लाइंट पर लाना और अपलोडिंग मतलब क्लाइंट कंप्यूटर की फाइल को सर्वर कंप्यूटर पर भेजना। तो यहां पर हमसे पूछा गया था FTP सर्वर से FTP क्लाइंट में फाइल स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह कहलाती है डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग के द्वारा सर्वर की फाइल को क्लाइंट पर लाया जाता है, जबकि अपलोडिंग के द्वारा क्लाइंट की फाइल को सर्वर पर भेजा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डाउनलोडिंग। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें एक नेटवर्क पर कंप्यूटर के बीच फाइलों का स्थानांतरण शामिल है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें एक नेटवर्क पर कंप्यूटर के बीच फाइलों का स्थानांतरण शामिल है? यह क्वेश्चन भी इंटरनेट से या नेटवर्क से पूछा गया है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रिया मतलब प्रोसेस को रेफर करता है जिसमें
एक नेटवर्क पर कंप्यूटर के बीच फाइलों को ट्रांसफर किया जाता है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि अपलोडिंग और डाउनलोडिंग प्रोसेस में यूज होता है, जिससे हम एक कंप्यूटर से फाइल को दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, एफटीपी जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि अपलोडिंग और डाउनलोडिंग करने में यूज होता है। जब हम एक क्लाइंट कंप्यूटर की फाइल को सर्वर कंप्यूटर पर भेजते हैं तो उसे कहा जाता है अपलोडिंग, और सर्वर की फाइल को क्लाइंट पर लाते हैं तो उसे कहा जाता है डाउनलोडिंग। आपको यहां पर 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। डीएचसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएचसीपी का फुल फॉर्म डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डीएचसीपी का फुल फॉर्म होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। आपको पीओपी का फुल फॉर्म भी याद करना है। पीओपी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एफटीपी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक का अर्थ है संचार में एक से अधिक मीडिया का उपयोग करना। ब्लैंक का अर्थ है संचार में एक से अधिक मीडिया का उपयोग करना। यहां पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है ब्लैंक का अर्थ है संचार, संचार मतलब कम्युनिकेशन में एक से अधिक मीडिया का उपयोग करना। जब हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसमें एक से अधिक मीडिया मतलब माध्यम का यूज करने के लिए मल्टीमीडिया का यूज किया जाता है। मल्टीमीडिया, इसका नाम ही है मल्टीमीडिया। मल्टी मतलब क्या होता है, कई, मल्टी मतलब कई, और मीडिया मतलब माध्यम। सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए जो हमें कई माध्यम उपलब्ध कराता है उसे कहा जाता है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के 5 एलिमेंट होते हैं, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन। मल्टीमीडिया के 5 एलिमेंट होते हैं। मल्टीमीडिया 5 ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है, जो कि किसी जानकारी को शेयर करने के लिए कई माध्यम उपलब्ध कराता है। जैसे आप सभी अभी जो हमारी वीडियो देखकर पढ़ रहे हैं, इसमें भी तो मल्टीमीडिया का यूज हो रहा। हमने टेक्स्ट के रूप में लिखकर आपको समझाया, बोलकर भी समझाया, जहां पर जरूरत होती है वहां पर हमें चित्र भी बनाने होते हैं, और आप वीडियो के माध्यम से ही यह सभी क्वेश्चन समझ रहे हैं, जिसमें हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर एनिमेशन और ट्रांजिशन भी लगाए गए हैं। मतलब किसी जानकारी को आकर्षक तरीके से कई माध्यम का उपयोग करके लोगों तक पहुंचाने के लिए मल्टीमीडिया का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का अर्थ है संचार में एक से अधिक मीडिया का उपयोग करना। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट पेन क्या है। लाइट पेन क्या है, एक डिवाइस का नाम दिया गया है लाइट पेन, और हमसे पूछा गया है यह क्या है। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस होती है। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस होती है जिसके माध्यम से हम लाइट को स्क्रीन पर फोकस करते हैं और जिसके द्वारा कोई ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जाता है। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है, जिसमें एक लाइट को स्क्रीन पर फोकस करके किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया जाता है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जाता है। और लाइट पेन एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होती है। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस मतलब इसमें आपने देखा होगा लाइट का यूज किया जाता है, लाइट को स्क्रीन पर फोकस करके कोई ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो लाइट पेन एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होती है। लाइट पेन को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज एंटी वर्क स्टेशन पर किस समूह को स्वामित्व लेने का अधिकार है। विंडोज एंटी वर्क स्टेशन पर किस समूह को स्वामित्व लेने का अधिकार है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है विंडोज एंटी वर्क स्टेशन पर किस समूह को स्वामित्व लेने का अधिकार है। विंडोज एंटी क्या है, विंडोज एंटी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ही वर्जन है।
विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया। विंडोज के कई वर्जन अवेलेबल हैं, जैसे कि विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो विस्टा, विंडो एनटी, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11। विंडोज के कई वर्जन अवेलेबल हैं। एनटी का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी। विंडोज एनटी में एनटी का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी। विंडोज एनटी में एनटी का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी, जिसमें हमसे पूछा गया है विंडोज एनटी वर्क स्टेशन पर किस समूह को स्वामित्व लेने का अधिकार होता है। जो भी स्वामित्व लेने के मतलब परमिशन से रिलेटेड अधिकार होते हैं वह होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के। एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके पास सभी प्रकार के अधिकार होते हैं, सभी प्रकार की परमिशन होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि किसी कंप्यूटर पर सभी प्रकार के राइट्स को, सभी प्रकार के परमिशन को या अधिकार को यूज कर सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडमिनिस्ट्रेटर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन दो संख्याओं का बिट वाइज और देता है? एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन दो संख्याओं का बिट वाइज और देता है? यह क्वेश्चन एक्सेल से पूछा गया है, एक्सेल के एक फंक्शन से संबंधित है, लेकिन यहां पर आपको बिट को भी समझना होगा। बिट को एक्सेल में कैलकुलेशन करने के लिए या कंडीशन को चेक करने के लिए कई प्रकार के फॉर्मूला और फंक्शन यूज किए जाते हैं। एक्सेल में कैलकुलेशन करना हो या कंडीशन को चेक करना हो, हम कई प्रकार के फॉर्मूला और फंक्शन यूज कर सकते हैं। हमसे पूछा गया है ऐसा कौन सा फंक्शन है जो दो संख्याओं का बिट वाइज और देता है, बिट वाइज और देता है। यहां पर आपको एक साथ तीन फंक्शन समझने हैं। आपसे पूछा गया है बिट वाइज और, आपसे पूछा जा सकता है बिट वाइज एंड, या आपसे पूछा जा सकता है बिट वाइज एक्स और। तीनों को हम एक साथ समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 2, एक नंबर है 4, एक नंबर है 2, एक नंबर है 4। अब इन दोनों का यदि हमें बिट वाइज और निकालना है, एंड निकालना है या एक्स और निकालना है, तो पहले हमें इन 2 और 4 को बाइनरी बिट में बदलना होगा। बाइनरी बिट में कैसे बदलेंगे? इसके लिए आपको कंप्यूटर नंबर सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर नंबर सिस्टम जो 2 है, 2 को बाइनरी में इस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से। यह बाइनरी में क्या लिख गया? 2 लिख गया। इसको कैसे लिखा हमने? इसके लिए हमने एक सीरीज यूज करी 1 2 4 8। हमने 4 डिजिट यूज करे हैं 1 2 4 8। हमें 2 लिखना था, तो 2 लिखने के लिए क्या 8 की जरूरत है? नहीं है। 4 की जरूरत नहीं है, 2 की जरूरत है, 1 की जरूरत नहीं है। तो जिसकी जरूरत है उसको हमने 1 दिया, जिसकी जरूरत नहीं है उसको हमने 0 दे दिया। ऐसे यहां पर हमें 4 लिखना, तो 4 कैसे लिखेंगे? 8 की जरूरत नहीं है, 4 की जरूरत है, 2 की जरूरत नहीं है, 1 की जरूरत नहीं है। यह लिख गया हमारा बाइनरी में 4। अभी हमने 2 और 4 को बाइनरी में लिख लिया। यह हमने कैसे लिखा? 8 4 2 1 सीरीज से। यह 2 लिख गया बाइनरी में 0 1 में, यह लिखा है 4 बाइनरी में। अब यदि हम इन दोनों पर बिट वाइज और लगाएं, बिट वाइज और, तो एक नंबर है हमारा 0 0 1 0, दूसरा नंबर क्या है? 0 1 0 0। और पूछा गया और में हमें इन पर प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। और यदि एक भी जगह पर 1 होगा, किसी एक भी जगह पर 1 होगा, तो आउटपुट क्या मिलेगा? हमें 1 मिलेगा। यहां पर देखें आप, दोनों 0 हैं तो क्या मिला? 0। यहां पर एक 1 है, एक 0 है, तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1। यहां पर एक 0 है, एक 1 है, तो भी क्या मिलेगा? 1। यहां पर दोनों 0 हैं तो क्या मिलेगा? 0। जो और ऑपरेशन है, और ऑपरेशन में किसी भी एक स्थान पर 1 होने पर हमें आंसर 1 मिलता है। जब सारे 0 होते हैं वहां बस 0 मिलता है। तो यह आ गया हमारा बिटवाइज और, जो कि होगा 6। 6 कैसे होगा? ये 0 1 1 0 है, इस पर 8 4 2 1 लगाएंगे तो कौन कौन यूज होगा? यहां पर 4 और 2, और 4 और 2 कितना होगा? 6 होगा। तो यह निकल आया हमारा बिटवाइज और। इसी प्रकार से आपसे बिटवाइज एंड पूछा जा सकता है। बिटवाइज एंड कैसे निकलेगा? ये लिखा है 2, ये लिखा है बाइनरी में 4। एंड में हमें देखना होता है जब दोनों जगह पर 1 होगा तो 1 मिलेगा, नहीं तो 0 मिलेगा।
और में एक भी जगह 1 होगा तो 1 मिल जाता था, लेकिन एंड में जब दोनों जगह 1 होता है तभी 1 मिलेगा। यहां दोनों 0 हैं तो 0 मिलेगा, यहां 1 1 1 0 है तो भी 0 मिलेगा, 1 0 1 1 है तो भी 0 मिलेगा, यहां दोनों 0 हैं तो 0 मिलेगा। यह निकल आया बिटवाइज एंड। मतलब बिटवाइज एंड करने पर आंसर हमें मिलेगा 0 और बिटवाइज और करने पर आंसर क्या मिलेगा 6। एक होता है बिटवाइज XOR। बिटवाइज XOR कैसे काम करेगा, एक है हमारा 0 0 1 0 मतलब 2, एक है 0 1 0 0 मतलब कि 4। अब यदि हम इस पर बिटवाइज XOR लगाएं, बिटवाइज XOR, तो XOR में क्या होगा, जब दोनों इनपुट एक जैसे होंगे तो 0 मिलेगा और दोनों इनपुट अलग अलग होंगे तो 1 मिलेगा। दोनों इनपुट अलग अलग हैं तो 1, दोनों इनपुट एक से हैं तो 0। यह निकल आया बिटवाइज XOR। मतलब XOR में भी 6 आंसर आएगा। हमने यहां पर एक्सेल के हिसाब से तो इस क्वेश्चन को समझा है, साथ ही साथ यह फंक्शन वर्क कैसे करते हैं यह भी समझा है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन 2 संख्याओं का बिटवाइज और देता है। बिटवाइज और देता है बिट और फंक्शन, जबकि बिटवाइज एंड देता है बिट एंड फंक्शन और बिटवाइज XOR देता है बिट XOR फंक्शन। हम इन तीनों को एक्सेल पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं एक्सेल पर। एक्सेल में हमने एक सेल में यहां पर 2 लिखा, एक सेल में लिखा 4। आप किसी भी वैल्यू पर इन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब यदि हम यहां पर अपना पहला फंक्शन लगाएं बिट और हमसे पूछा गया था बिट और मतलब पहला नंबर हो गया 2, यह पहले 2 को बाइनरी में बदलेगा, दूसरा नंबर हो गया 4 को बाइनरी में बदलेगा, फिर उन पर कैलकुलेशन करके हमें आंसर देगा। तो आप देख सकते हैं बिट और ने हमें आंसर क्या दिया 6। पहले 2 को बाइनरी में बदला, 4 को बाइनरी में बदला, फिर दोनों पर ऑपरेशन परफॉर्म करके आंसर दे दिया 6। यदि हम बिटवाइज एंड चेक करना चाहते हैं, बिटवाइज एंड, तो हमें यहां पर बिट एंड फंक्शन का यूज करना होगा, बिट एंड। और बिट एंड में पहला नंबर है 2, दूसरा नंबर है 4। जब हमने बिट एंड को अप्लाई किया तो आप देख सकते हैं 0 मिला, क्योंकि बिट एंड में जब सभी इनपुट में 1 होगा तो ही आउटपुट में भी 1 मिलता है। एक होता है बिट और, एक होता है बिट एंड, एक होता है बिट XOR। अब हम यहां पर अपना तीसरा बिटवाइज फंक्शन लगा रहे हैं, बिटवाइज XOR, बिट XOR। 2 दिया हमने, 4 दिया हमने यहां पर और एंटर किया, तो बिट XOR में भी हमें आउटपुट क्या मिला 6 मिला, जिनको हमने 0 1 से भी कैलकुलेट करना सीखा है। यह कैलकुलेशन कैसे किए जाते हैं इनके लिए हमारे चैनल पर ऑलरेडी सेपरेट वीडियो भी बनाए गए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। आप चाहें तो उन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिट और फंक्शन बिटवाइज और देता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की भाषा कहा जाता है। निम्न में से किसे दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की भाषा कहा जाता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर की हिस्ट्री से पूछा गया है। निम्न में से किसे दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की भाषा कहा जाता है। यहां पर आपको एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करने हैं। कंप्यूटर जनरेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। कंप्यूटर की टोटल 5 जनरेशन है। आपसे पूछा जा सकता है कंप्यूटर सिस्टम की टोटल कितनी जनरेशन है, तो कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन है, जो कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन है। आपको पांचों जनरेशन के कंप्यूटर में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कई बार पेपर में जनरेशन से संबंधित टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जो पहली जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब का। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी का यूज होने लगा, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर से माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा, माइक्रो प्रोसेसर का, और यह माइक्रो प्रोसेसर VLSI पर वर्क करते हैं। VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर से माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा, और फोर्थ जनरेशन के जो माइक्रो प्रोसेसर हैं वह VLSI टेक्निक पर आधारित हैं।
फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर ULSI और AI पर आधारित हैं। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कंप्यूटर की 5 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन से लेकर फिफ्थ जनरेशन तक। आपको पांचों जनरेशन की टेक्नोलॉजी भी याद होनी चाहिए। अब हम हमारे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, निम्न में से किसे दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की भाषा कहा जाता है? फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर की लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की लैंग्वेज है वह है मशीन लैंग्वेज, जिसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, जिसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज का यूज सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाता है। यह भी एक लो लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। और असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए असेंबलर का यूज किया जाता है। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज में नेमोनिक कोड यूज किए जाते थे। नेमोनिक कोड, एम साइलेंट होता है, नेमोनिक कोड यूज होते थे जो कि असेंबली लैंग्वेज में यूज होते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। असेंबली लैंग्वेज दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की लैंग्वेज है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं को शीघ्रता से प्रविष्ट करने के लिए ब्लैंक उपयोगी है कि को एक पारंपरिक कैलकुलेटर या योग क्रिया करने वाली मशीन की तरह एक ब्लॉक में समूहीकृत किया जाता है। संख्याओं को शीघ्रता से प्रविष्ट करने के लिए मतलब नंबर को फास्ट स्पीड में इनपुट करने के लिए की को एक पारंपरिक कैलकुलेटर या योग क्रिया करने वाली मशीन की तरह एक ब्लॉक में समूहीकृत किया जाता है। यह क्वेश्चन कीबोर्ड से संबंधित है। कीबोर्ड जो कि एक इनपुट डिवाइस होती है जिससे हम कई प्रकार के डेटा को कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। हमसे पूछा गया है कीबोर्ड में ऐसे कौन से की होते हैं, कौन से बटन होते हैं जिनके द्वारा हम नंबर्स को फास्ट स्पीड में इनपुट कर सकते हैं। और यह सभी की मतलब सभी बटन एक पारंपरिक कैलकुलेटर या योग क्रिया करने वाली मशीन की तरह एक ग्रुप में स्टोर होते हैं। वह कहलाती हैं न्यूमेरिक की, जिसे न्यूमेरिक कीपैड भी कहा जाता है, जो कि कीबोर्ड में राइट साइड पर होता है, जिनसे हम नंबर को फास्ट स्पीड में इनपुट कर सकते हैं, जो कि 0 से लेकर 9 तक होती हैं और इनको एक ग्रुप में भी रखा गया है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? न्यूमेरिक कीपैड या न्यूमेरिक की, जो कि नंबर को फास्ट स्पीड में स्टोर करने के लिए यूज की जाती हैं, जो कि एक अलग ग्रुप में स्टोर होती हैं। यह टोटल 10 प्रकार की होती हैं, जो कि 0 से लेकर 9 तक होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूमेरिक कीपैड। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को ब्लैंक में अनुवाद करता है। एक कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को ब्लैंक में अनुवाद करता है। यह क्वेश्चन कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से संबंधित है। हमसे पूछा गया है एक कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को ब्लैंक में अनुवाद करता है। जो कंपाइलर है वह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहा जाता है, जिसे लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है। और कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को एक साथ एक ही बार में लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। मतलब लो लेवल लैंग्वेज का मतलब है मशीन लैंग्वेज, जिसे हम फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज भी कहते हैं, जिसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। तो कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, एक लैंग्वेज प्रोसेसर है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को एक साथ एक ही बार में लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में या फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। कंपाइलर के जैसा इंटरप्रेटर भी होता है।
इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है, लेकिन वह प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन बदलता है। लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है इंटरप्रेटर, जबकि कंपाइलर करता है एक साथ कंप्लीट प्रोग्राम को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मशीन भाषा। एक कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में अनुवाद करता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में शब्द बेस्ड मतलब वर्ड रैप फीचर क्या करता है? एमएस वर्ड में वर्ड रैप फीचर क्या करता है? एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ड रैप फीचर क्या करता है। एमएस वर्ड में एक फीचर होता है वर्ड रैप। वर्ड रैप क्या करता है? वर्ड रैप जब आप टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करते समय आपकी एक लाइन कंप्लीट होने पर कर्सर को ऑटोमेटिक दूसरी लाइन पर भेज देता है। जब आप पेज पर टाइपिंग करते हैं, आपने देखा होगा एक लाइन कंप्लीट होने पर ऑटोमेटिक कर्सर कहां आ जाता है? दूसरी लाइन पर, फिर तीसरी लाइन पर, चौथी लाइन पर। मतलब वर्ड रैप का काम क्या होता है? जैसे ही एक फिक्स एरिया कंप्लीट होता है कर्सर को अगली लाइन पर भेज देना, वह कहलाता है वर्ड रैप। ऑप्शन नंबर एक क्या दिया गया है? जब आवश्यक होता है टेक्स्ट को अपने आप अगली लाइन में भेज देता है, यही हमारा आंसर है। वर्ड रैप का मतलब क्या होता है? वर्ड रैप का मतलब है जैसे ही हमारी एक लाइन फिल हो जाती है ऑटोमेटिक कर्सर को दूसरी लाइन पर भेज दिया जाता है, वह कहलाता है वर्ड रैप। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया? डॉक्यूमेंट के नीचे दिखाई देता है, यह तो नहीं है वर्ड रैप। ऑप्शन नंबर सी क्या है? टेक्स्ट के ऊपर टाइप करने की अनुमति देता है, यह भी नहीं है वर्ड रैप। ऑप्शन नंबर डी क्या है? एक छोटी क्षैतिज लाइन होती है जो डॉक्यूमेंट के खत्म होने का संकेत देती है, यह भी नहीं है। वर्ड रैप क्या करता है? हमारे कर्सर को एक लाइन कंप्लीट होने पर जैसे ही आवश्यक होता है दूसरी लाइन पर भेज देता है। मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब आवश्यक होता है टेक्स्ट को अपने आप अगली लाइन में भेज देता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में वाटर मार्क का विकल्प कहां मिलेगा? एमएस वर्ड में वाटर मार्क का विकल्प कहां मिलेगा? यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है कि एमएस वर्ड में वाटर मार्क ऑप्शन कहां मिलेगा? डिजाइन टैब में, लेआउट टैब में, होम टैब में या रिव्यू टैब में? वाटर मार्क क्या होता? वाटर मार्क, वाटर मार्क पेज का बैकग्राउंड होता है। वाटर मार्क को पेज के बैकग्राउंड में शो किया जाता है। जब हम पेज पर कोई टेक्स्ट लिखते हैं और टेक्स्ट के बैकग्राउंड में यदि हमें कोई इमेज ऐड करनी होती है, हमें कोई पिक्चर ऐड करनी होती है, कोई टेक्स्ट लिखना होता है, तो हम वाटर मार्क का यूज करते हैं। मतलब वाटर मार्क को टेक्स्ट के बैकग्राउंड में शो किया जाता है, जो कि कोई टेक्स्ट या इमेज हो सकती है। और वाटर मार्क ऑप्शन एमएस वर्ड के डिजाइन टैब में प्राप्त होता है। डिजाइन टैब में वाटर मार्क एमएस वर्ड के डिजाइन टैब में होता है। इसे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड के डिजाइन टैब में वाटरमार्क ऑप्शन होता है, जहां से आप टेक्स्ट वाटरमार्क या इमेज वाटरमार्क को ऐड कर सकते हैं। वाटरमार्क एक टेक्स्ट या इमेज होती है जो कि टेक्स्ट के बैकग्राउंड में, पेज के बैकग्राउंड में शो की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिजाइन टैब। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रक्रिया प्रस्तुत करने के समय से पूरा होने के समय तक का अंतराल। एक प्रक्रिया प्रस्तुत करने के समय से पूरा होने के समय तक का अंतराल। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक प्रक्रिया मतलब प्रोसेस स्टार्ट करने के समय से कंप्लीट होने के तक का समय क्या कहलाता है? किसी प्रोसेस के स्टार्ट होने से लेकर प्रोसेस के कंप्लीट होने तक का जो टाइम होता है उसे क्या कहा जाता है? जब भी हम कंप्यूटर पर कोई प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो प्रोसेस के स्टार्ट होने से लेकर प्रोसेस के खत्म होने तक का टाइम कहलाता है टर्न अराउंड टाइम। किसी प्रक्रिया के, किसी प्रोसेस के स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक के टाइम को क्या कहा जाता है? टर्न अराउंड टाइम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टर्न अराउंड टाइम। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मदरबोर्ड पर सीमोस चिप ब्लैंक में एकीकृत होती है। आधुनिक मदरबोर्ड पर सीमोस चिप
ब्लैंक में एकीकृत होती है। मॉडर्न मदरबोर्ड पर आधुनिक मदरबोर्ड मतलब मॉडर्न मदरबोर्ड पर सीमोस चिप ब्लैंक में एकीकृत होती है। सीमोस क्या है? सीमोस हमारे कंप्यूटर की एक चिप, एक बैटरी होती है जो कि मदरबोर्ड में लगी होती है। सीमोस का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीमोस का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर हमारे कंप्यूटर की एक बैटरी होती है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के डेट और टाइम को कंट्रोल करती है। सीमोस चिप में बायोस की सेटिंग को भी स्टोर किया जाता है और जो सीमोस चिप है यह मदरबोर्ड के साउथ ब्रिज में लगी होती है। साउथ ब्रिज में मदरबोर्ड में दो ब्रिज होते हैं, एक होता है एनबी मतलब नॉर्थ ब्रिज, एक होता है एसबी मतलब साउथ ब्रिज। जो सीमोस बैटरी होती है वह साउथ ब्रिज में लोकेट होती है, साउथ ब्रिज में लगी होती है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको रैम का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जीपीयू का फुल फॉर्म ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। एनबी मतलब नॉर्थ ब्रिज, एसबी मतलब साउथ ब्रिज। तो आधुनिक मदरबोर्ड पर जो सीमोस चिप होती है, सीमोस बैटरी होती है, वह साउथ ब्रिज में लगी होती है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।